हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों, अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हुए हम पहुंचते हैं कहाँ पर, ओम्स लॉ पर हम पहुंच गए थे। आपको थोड़ा सा बताया गया था, थोड़ा सा फोकस बढ़ाया गया था आपका आपकी क्लास की तरफ को कि हम क्या पढ़ेंगे, ओम्स लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे कि ओम्स लॉ क्या होता है। इलेक्ट्रिसिटी में कोई एक थ्योरी है, एक इंसान द्वारा दी गई एक बात है, ओम कहते थे उनको, उनका नाम था। तो बच्चों, उन्होंने क्या बात बताई जिसके लिए हम इतना बेनिफिशियल है, उनके लिए, हमारे लिए बहुत फ़ायदे की चीज़ है। तो जिसके हिसाब से हमने क्या किया है, काफ़ी सारे सर्किट्स मेजर किए हैं, सर्किट्स बनाए गए हैं। जो सर्किट ओम के नियम को फॉलो करेंगे, जो बात वो बताते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, ओमिक सर्किट कहते हैं। कुछ सर्किट हमारे पास ऐसे होते हैं जो ओम के नियम को फॉलो नहीं करते, उन्हें हम नॉन ओमिक सर्किट कहते हैं। तो बच्चों, फिलहाल हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं अबाउट द ओम्स लॉ। ओम्स लॉ, ओम का नियम। उन्होंने क्या बताया बच्चों, फंडामेंटल हम देखेंगे क्या कहता है ओम। ओम इस बात को कहते हैं कि अगर आपके पास कोई सर्किट है और उस सर्किट में या उस वायर में आपने क्या किया हुआ है, इलेक्ट्रिक करंट आई फ्लो किया हुआ है, तो वे कहते हैं कि जो उसका पोटेंशियल होगा V, जो आप पोटेंशियल उसको दे रहे हो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसमें फ्लो होने वाले करंट के। इसका मीनिंग ये हुआ कि जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ता जाता है, ऐसे ही आपका करंट भी क्या होता है, लीनियरली बढ़ता हुआ जाता है किसी सर्किट में, दैट इज V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I। लेकिन ये बात तब पॉसिबल होती है जब क्या कहता है ओम कि आपने क्या किया हो, एटमॉस्फेरिकली फिजिकल कंडीशंस को चेंज ना किया हो। इसका मीनिंग ये हुआ कि एट फिजिकल कांस्टेंट, जितनी भी आपकी फिजिकल कंडीशंस होती है, जैसे कि टेम्परेचर है, प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, या वहां पर किसी भी प्रकार की कोई रजिस्टिविटी है जो इस फॉर्म को क्या करती हो, डिस्टर्ब करती हो, उन सबको क्या करना है, आपको कांस्टेंट रखना है। टेम्परेचर जो है उसे कांस्टेंट रखना है। जिस लेबोरेटरी में आप वर्कआउट कर रहे हो वहां पे टेम्परेचर, प्रेशर, ये चीजें सब एनटीपी पर नॉर्मल होनी चाहिए। तब जाने के बाद वे कहते हैं कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्या, I। इसका मीनिंग ये हुआ बच्चे, जैसे ही आप यहाँ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन को रिमूव करते हो तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आता है V इज इक्वल टू I R। R यहाँ पर क्या है, हमारे पास एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, और इसी कांस्टेंट को हम क्या कहते हैं बच्चों, रेजिस्टेंस ऑफ ए सर्किट कहते हैं। एक सर्किट का रेजिस्टेंस कहते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट या वायर जो भी आपने लिया है, वैसे ही हमारे पास क्या है, कांस्टेंट की फॉर्म में होता है। यानी फंडामेंटल से अगर बात करें कि ओम ने क्या बताया, ओम ने हमें ये बात बताई कि जैसे जैसे आप किसी सर्किट में वोल्टेज को बढ़ाते हो तो उसमें फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू लीनियरली बढ़ जाती है। अगर आपने फिजिकल कंडीशंस, टेम्परेचर, प्रेशर एटसेट्रा चीजों को क्या रखा हो, कांस्टेंट रखा हो, भौतिक राशियों को, तो बच्चों इसी लॉ को हम क्या कहते हैं, ओम्स लॉ कहते हैं। जो सर्किट्स इस लॉ को फॉलो करते हैं उन्हें हम ओमिक सर्किट कहते हैं, और जो इस लॉ को फॉलो नहीं करते उन्हें हम नॉन ओमिक सर्किट कहते हैं। कैसे बच्चों, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम कंटिन्यूअसली दो टॉपिक लगातार हम पढ़ रहे हैं। क्या लिया है हमने, ओम्स लॉ ले लिया, और इसके ही पैरेलल में बच्चों हम रेजिस्टेंस ले लेते हैं कि इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस क्या होता है, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस दोनों को एक साथ पढ़ लेते हैं बच्चों, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर जो ये कांस्टेंट आपका आया है, जो डायरेक्टली कांस्टेंट आपने लिया है, इसी कांस्टेंट को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस कहते हैं। थोड़ा और ओम्स लॉ पर बात करते हैं बच्चों। अगर हम ग्राफिकली देखें कि कैसे रिप्रेजेंट करता है ओम्स लॉ को, जब आप कर रहे होंगे और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि उसका एक ग्राफ डिजाइन करेंगे तो वो कैसे आपको दिखाई देगा। तो सपोज करो आपने एक्स एक्सिस में क्या लिया है बच्चों, करंट को लिया है, करंट से आपने किसी भी ग्राफ के अलोंग एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट किया है आपने इलेक्ट्रिक करंट, और वाई एक्सिस में आपने क्या लिया है, वोल्टेज को डिफाइन किया है, वोल्टेज को, और आपने शर्त ये रख दी कि वहां की फिजिकल कंडीशंस क्या है, कांस्टेंट है। उस केस में हमारे पास क्या होगा बच्चों, जैसे जैसे आप वोल्टेज को बढ़ाओगे ऐसे ऐसे ही आपका आई भी बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाओगे ऐसे ऐसे आई बढ़ता जाएगा, ऐसे इस तरीके से। और आपको क्या मिलेगी बच्चों, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। क्यों मिलेगी स्ट्रेट लाइन, क्या शो करती है, स्ट्रेट लाइन ये बात शो कर रही है यहाँ पर कि जो आपका इलेक्ट्रिक करंट है और जो आपका इलेक्ट्रिक वोल्टेज है वो दोनों लीनियरली एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। यहीं से हमें ये बात पता चली कि अगर कंडीशंस चेंज ना हो तो आपका V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है I के। बच्चों क्या बताया जाता है ज्यादातर कि जैसे जैसे V डायरेक्टली का, जो इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि अगर आपकी एक क्वांटिटी बढ़ती है तो दूसरी भी बढ़ती है, लेकिन बच्चों यहाँ ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या है,
v i का फंक्शन है, i v का फंक्शन नहीं है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि v के बढ़ने से i आपका इंक्रीज होगा, लेकिन अगर आप इलेक्ट्रिक करंट बढ़ा रहे हो तो क्या होगा, वोल्टेज आपका नहीं बढ़ेगा। और ना ऐसा पॉसिबल है कि आप विदाउट वोल्टेज बढ़ाए, विदाउट चार्ज बढ़ाए डायरेक्टली करंट को बढ़ा दो। ये तभी पिक्चर में आएगा जब आप वोल्टेज बढ़ेंगे, यानी कि जब आप इलेक्ट्रॉन्स को या पॉजिट्रॉन्स जो भी आपने लिए हैं उनको एक्सेलरेट जैसे आप करोगे, और एक्सेलरेट कहाँ से होंगे, वोल्टेज से होंगे। जितना हाई वोल्टेज होगा इलेक्ट्रॉन इतना ज्यादा एक्सेलरेट होगा, और चार्ज अगर एक्सेलरेट होगा तो दैट इज, पिक्चर में आपने पढ़ा हुआ है, हमें दिखाया गया था कि पिक्चर में कैसे आया था इलेक्ट्रिक करंट dq/dt। जैसे चार्ज आपका एक्सेलरेट होता है ऐसे ही आप क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट पिक्चर में आता है। यानी कि चार्ज के ज्यादा एक्सेलरेशन से, चार्ज के ज्यादा तेज भागने से इलेक्ट्रिक करंट ज्यादा हो जाता है। तो बच्चों इसका मतलब ये सिंपल सा ये है, हम ज्यादा आगे चले गए डीपली थोड़ा, कि जैसे ही आप v इंक्रीज करते हो तो आपका i इंक्रीज होगा, लेकिन इसका वाइस वर्सा नहीं है कि अगर आप i इंक्रीज करो तो वोल्टेज इंक्रीज हो जाएगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का हमेशा मतलब ये नहीं होता कि अगर एक फिजिकल क्वांटिटी, एक क्वांटिटी इंक्रीज होगी तो दूसरी भी होगी, एक डिक्रीज होगी तो दूसरी भी होगी, ऐसा नहीं होता, अलग अलग डिपेंड करते हैं। तो बच्चों इसे क्या कहते हैं, मोम्स लॉ कहते हैं। अगर आप कहीं पर v की स्लोप निकालोगे तो वो आपको क्या मिलेगा, दैट इज, अगर v/i का अगर आप वैल्यू निकालते हो तो आपको एक कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी जिसे हम इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस R कहते हैं। यहाँ से इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस हमने इसीलिए पैरेलल में लिया है, दैट इज R = v/i। क्या होगा बच्चों, कांस्टेंट होगा। V आपको पता है वोल्टेज में मेजर किया जाता है, I आपको पता है इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर में मेजर किया जाता है। तो अगर हम रेजिस्टेंस की बात करते हैं, v/i जो क्वांटिटी है वो कांस्टेंट रहती है किसी भी एक सर्किट के लिए, और इसी कांस्टेंट वैल्यू को सर्किट का रेजिस्टेंस कहा जाता है। अगर रेजिस्टेंस की फिजिक्स देखना चाहते हैं तो इमेजिनेशन कीजिए कि हमारे पास एक वायर है, उस वायर में हमने इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करा दिया है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन अपनी मोशन चल रहे होंगे किसी भी वायर या कंडक्टर के थ्रू, तो उनको क्या हो रहा होगा, अपोज हो रहा होगा। कैसे अपोज हो रहा होगा बच्चों, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है चल रहे हैं, आपस में कोलिजन कर रहे होंगे, या कोई दूसरा फिनोमिना, कोलिजन इंपॉर्टेंट है। जैसे ही कोलिजन करते हैं तो उनकी जो रेट है, स्पीड है, वो घट जाती है। स्पीड घट जाती है तो करंट घट जाता है। यानी कि रेजिस्टेंस क्या करता है, इलेक्ट्रिक करंट को घटा देता है। जिसका जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा इतना ही ज्यादा कम उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा, जिसका जितना कम रेजिस्टेंस होगा इतना तेजी से अच्छे से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो जाएगा। सिल्वर हमारे पास एक ऐसा कंडक्टर है जिसका रेजिस्टेंस कम होता है और इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से फ्लो करती है। जैसे जो हमारे मोटर होते हैं जब वो फ्यूज हो जाते हैं हम उनको एल्यूमिनियम या कॉपर में क्या करते हैं, फिर से रिन्यू कराते हैं। अगर आप उसे सिल्वर में ऐसा करवा लेते हो, रेडी करा लेते हो, तो वो बहुत ज़्यादा बेहतर रिजल्ट देगा। लेकिन नहीं करा सकते, क्यों, क्योंकि सिल्वर की एल्यूमिनियम और कॉपर के कंपेरिजन में बहुत एक्सपेंसिव होता है, बहुत महंगा होता है, इसलिए हम उस चीज़ का यूज नहीं करते। तो बच्चों, तो R = v/i जो हमारी क्वांटिटी हुई वो क्या कहलाती है, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस कहलाती है। तो V बच्चों यहाँ पर क्या होता है, वोल्ट में मेजर किया जाता है, वोल्ट पर एम्पियर। जो आपका करंट है वो एम्पियर में मेजर किया जाता है। तो यहाँ से जो R होगा, जो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस होगा आपका, वो वोल्ट पर एम्पियर में मेजर किया जाएगा। लेकिन फिर भी ओम को सम्मान देने के लिए ओम के ऑनर में हमने क्या किया, हमने 1 वोल्ट पर एम्पियर रेजिस्टेंस को, यानी कि जो अगर आपके पास वैल्यू आएगी 1 वोल्ट पर एम्पियर, उस 1 वोल्ट पर एम्पियर को हमने क्या नाम दे दिया, 1 ओम का नाम दे दिया बच्चों। यानी कि हम जो मेजरमेंट लिखते हैं किसकी, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस की, वो क्या लिखते हैं, डायरेक्टली ओम लिखते हैं। और उसके लिए हमने एक सिंबल बनाया हुआ है, मैथमेटिक फिजिकली एक सिंबल होता है हमारे पास, इसे क्या कहते हैं, हम ओम कहते हैं। इस सिंबल को रिप्रेजेंट करते हैं हम ओम से। 2 ओम, 3 ओम, 3 माइक्रो ओम, ये जिस तरीके के क्या होते हैं हमारे पास रेजिस्टेंस होते हैं। आशा करते हैं कि आपको क्लियर हुआ होगा। ओम ने क्या बात कही बच्चों, अगर फिजिकल कंडीशन आपकी कांस्टेंट है, जैसे कि टेम्परेचर है, प्रेशर है, अगर ये कांस्टेंट है, सभी आप स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लेंगे, वैसे आपको पीडीएफ प्रोवाइडेड है। तो बच्चों क्या हुआ, तो V = IR आपको यहाँ से मिलता है, यानी कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I होगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर पर। यही बात क्या कहलाती है, ओम्स लॉ कहलाती है। यही उनकी थ्योरी है जो ओम्स लॉ के नाम से जानी जाती है। यहाँ पर जो ये कांस्टेंट R आता है, ये दरअसल रिलेटेड होता है किससे, कि V/I जो कांस्टेंट होता है ये इक्वल होता है उसके रेजिस्टेंस के, जो उसके इलेक्ट्रिक करंट को का अपोज करता है, उसे मोशनेबल ना बना रहने के लिए। उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस कहते हैं। R से उसे डिनोट करते हैं। जैसे ही R = V/I होता है तो वोल्ट पर एम्पियर में हम उसको मेजर करते हैं। वोल्ट पर एम्पियर में मेजर करते हैं तो इसके सम्मान देने के लिए वो ओम को, तो हमने क्या किया, 1 वोल्ट पर एम्पियर को 1 ओम के नाम से
डिफाइन कर दिया है, इसीलिए हम उसे क्या कहते हैं, 1 ओम कहते हैं। और सिंबल बनाया गया है, ओम का सिंबल होता है, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस मेजर किया जाता है इसके अंदर। बच्चों नेक्स्ट की क्लास में हम जानेंगे कि रेजिस्टेंसों को कैसे आप कंबाइन कर सकते हैं। अगर आपके पास 2 और मोर 3 या और मोर रेजिस्टेंसेज है, उन्हें आप किस तरीके से कॉम्बिनेशन में कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स के कॉम्बिनेशन होते हैं हमारे पास, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, मिक्सचर कॉम्बिनेशन। बेसिकली ये थोड़ा सा रिलेटेड होता है 10th स्टैंडर्ड से, क्योंकि हमने ये 10th में भी थोड़ा पढ़ा होता है। जो आपको 10th में पढ़ाया जाता है उसको थोड़ा वाइड करके आपको 12th स्टैंडर्ड में दिया जाता है, ताकि आप थोड़ा सा जान सको। 10th लेवल में इसलिए आपको बताया गया कि आपको पता हो कि बेसिक चीजें थोड़ा होती है, उसी के आधार पर हम आगे चलते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट की क्लास में देखेंगे जो भी हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस वगैरह होंगे। तब तक के लिए आप अपनी क्लासों को देखिए और अपनी बुक्स का यूज कीजिए, पढ़िए थोड़ी। जो मैं बोलता हूँ यहाँ पर वो टिकटो आपको ऐसे एज इट इज लिखी हुई मिलेगी, अगर आप ओम फ्लो में जाओगे उसे पढ़ोगे तो इसके लिए क्या होगा, आपका ब्रेन में ज़्यादा बार आप चीज़ों को देखोगे तो वो अच्छे से समझ में आएगी। कोई डाउट होगा तो वो क्लियर हो जाएगा, निकल के आएगा। जब क्वेश्चनिंग होगी, अगर आप